Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about invariant subspace and primary decomposition. So we will introduce few concepts which are useful in attempting to analyze a linear operator. We shall use these ideas later to obtain characterization of diagonalizable and triangulable operators in terms of their minimal polynomial. ये invariant subspaces हम पहले define करेंगे ये क्या होती हैं और उसकी मदद से फिर हम different characterization करेंगे diagonalizable operator की. तो सबसे पहले definition. So suppose V is a vector space and T is a linear operator on V. If W is a subspace of V, we say that W is invariant under T if for each vector alpha in W, the vector T alpha is in W. In other words, T of W is contained in W. The linear operator, again, a linear operator is a linear transformation from a vector space to itself. तो जब हम कहते हैं T is a linear operator on V, it means कि T जो है from V to V a linear transformation है. V vector space है over a field F. तो W इसकी कोई subspace. तो subspace जब हम कहते हैं तो it means कि W is closed under addition and W is closed under scalar multiplication. तो invariant under T. Under T जो है वो invariant है. अगर ये जो W है इसका अगर हम इमेज निकालें तो T of W should be contained in W. तो ये डेफिनेशन है. तो इसकी एग्जांपल में सबसे बेसिक अगर तो हम ये V ही W जो है क्योंकि हर वेक्टर V जो है हर स्पेस अपनी ही सब स्पेस होती है. तो जो ट्रिवियल एग्जांपल है वो यही है कि V जो है वो इनवेरिएंट रहेगा अंडर T बिकॉज T of V is a subset of V and is the zero subspace. और इसी तरीके से रेंज ऑफ T और नल स्पेस ऑफ T जो है वो भी इनवेरिएंट रहते हैं अंडर T. इसी तरह एग्जांपल 7 जो है इसमें बताया गया कि अगर कोई भी फील्ड हो और D कोई डिफरेंशिएबल ऑपरेटर हो तो f of x जो है वो हमारे पास फील्ड है वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f. तो उसकी ये सब स्पेस है W जिसकी डिग्री नॉट ग्रेटर देन n, देन W इज इनवेरिएंट अंडर द ऑपरेटर D. तो थोड़ा सा हम इसे व्हाइट बोर्ड की मदद से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें. तो जी तो सबसे पहले ये कहा गया है ये हमारे पास T जो है वो V से V तक ये लीनियर ऑपरेटर है. इट मीन कि ये T से T तक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो W जो है वो एक सबस्पेस है V की. तो इज सबस्पेस. तो हम कहेंगे कि W जो है वो T इनवेरिएंट है. तो अगर T ऑफ W इज अ सबसेट ऑफ W, ये डेफिनेशन है. तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सबस्पेस है W इज T इनवेरिएंट. अब सबसे जो ट्रिवियल एग्जांपल है वो जो पहली स्टेट है वो अब देखें क्योंकि दिस W इज अ सबस्पेस तो इट मीन कि V भी अपनी सबस्पेस है. तो ऑब्वियसली T और V किसके इक्वल होगा? T और V का सबसेट ही होगा. इट मीन कि जो V है वो T इनवेरिएंट होगा. तो ये T इनवेरिएंट है क्योंकि T और V हमेशा V का सबसेट. इसी तरीके से ये जो रेंज ऑफ T है दिस इज दिस सेट ऑफ. अब इसमें ये वैल्यूज इस तरीके से है T of x where x belongs to B. तो अगेन ये भी T इनवेरिएंट होगा. जब भी कोई आप एलिमेंट यहाँ से लेंगे तो वो V में ही रहेगा क्योंकि रेंज जो है वो अगर T जो है वो V से V लीनियर ऑपरेटर है तो T of V का ही सबसेट है. तो इट मीन कि इसी तरीके से जो नल स्पेस है ये असल में कर्नल होता है. इसमें इट मीन के सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ V such that T of x
इज इक्वल टू 0। दिस इज द नल स्पेस ऑफ टी। अगेन अगर हम इसको W ले लें तो ऑब्वियसली इसको अगर हम W कह लें तो T ऑफ W जो है दिस विल बी अ सबसेट ऑफ W। जब आप W में से कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसका इमेज जो है वो 0 आएगा, और ऐसे सारे एलिमेंट W में कंटेन करते हैं, तो इट मीन कि W जो है वो भी अंडर T इनवेरिएंट है। इसी तरीके से ये एक और एग्जांपल जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर की थी कि अगर ये आपके पास F जो है वो फील्ड है, तो इसकी मदद से आप ये एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। दिस इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स या सेट ऑफ फंक्शन कह लें, सेट ऑफ फंक्शन विद एंट्रीज जो है वो फ्रॉम कि हम तो दिस इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल विद एंट्रीज जो है वो ओवर एफ। ओवर एफ का मतलब कि ये जो आपके पास एंट्रीज है वो फील्ड में से है। जैसे अगर आप पॉलिनोमियल जो है वो कोई भी उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। अब इसका एक जो है वो सब स्पेस है W। सपोज कि हम ये ले लेते हैं पॉलिनोमियल, दिस इज अ वेक्टर स्पेस। ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ओवर एनी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। दिस मस्ट बी F फील्ड है, तो इसकी एक सब स्पेस है। इसकी सब स्पेस क्या होगी? पॉलिनोमियल। सपोज कि इसकी ये एक सब स्पेस है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। अब ये इसकी सब स्पेस है। इसमें जो ये दीज आर स्केलर्स, ये फील्ड के एलिमेंट। अब ये इसकी सब, तो ऑब्वियसली W जो है वो इसकी सब स्पेस है, क्योंकि ये इसका सबसेट भी है और ये वेक्टर स्पेस भी बनाता है, तो दिस इज अ स्पेस। तो ये जो है अब हमें एग्जांपल क्या बता रही है कि ये जो ऑपरेटर है T, इसे हमने D ले लिया, तो D इज अ ऑपरेटर फ्रॉम V। V अब हमारे पास क्या है? V इज, ये V है हमारे पास f ऑफ x। तो D जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? D ऑफ f ऑफ x, कोई भी आप इधर से पॉलिनोमियल लें तो डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब ये डेरिवेटिव आप ले रहे हैं। दिस इज एक्चुअली D ओवर dx f ऑफ x। तो वो कहते हैं कि ये जो W है ये T इनवेरिएंट है। क्यों ये T इनवेरिएंट है? आप देखें, जब भी आप T ऑफ W फाइंड आउट करेंगे तो T ऑफ W का मतलब क्या है कि T आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो W में से जब भी कोई एलिमेंट लेंगे तो वो क्या होगा? तो ये आपके पास वो एलिमेंट जो है वो एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा 2 होगी। जब उसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी डिग्री जो है वो एक कम हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा तो इसी में ही। तो इट मीन के D ऑफ W जो है वो सबसेट हो जाएगा W में। फॉर एग्जांपल अगर आप यही जो है, अगर आप 1+x² का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा? वो 2x। तो 2x इज अ सबसेट ऑफ W, क्योंकि ये W इज अ सबस्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2। ये कोफिशिएंट 0 भी हो सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो स्पेस है W, दिस इज D इनवेरिएंट। अब D यहाँ पर क्या है? वो आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये चीज समझने वाली है कि आपके पास वेक्टर स्पेस है और W उसकी कोई सब स्पेस है, तो हम तो T इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा कि लीनियर ऑपरेटर को देखना है कि अंडर दैट लीनियर ऑपरेटर क्या उस सब स्पेस का इमेज उसी स्पेस में रहे। आप उसी स्पेस में रहेंगे तो वो फिर T इनवेरिएंट सब स्पेस कहलाएगी। तो खैर हम इसे ज्योमेट्रिकली भी देखते हैं एक और एग्जांपल से। बैक टू आवर स्लाइड्स। तो
ये मोर आप देखें, ये फिगर से भी इसे एक्सप्लेन किया गया कि टी इज अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, तो विच रोटेट्स द ईच वेक्टर वी अबाउट द जी एक्सिस बाय एन एंगल थीटा। तो ये एक लीनियर ऑपरेटर है जो कि रोटेट करता है हर वेक्टर को अबाउट द जी एक्सिस। ठीक है, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। तो कोई भी अगर वेक्टर हो तो उसको ये इस तरीके से अबाउट दी जी एक्सिस रोटेट करता है। अब ये किस तरह से डिफाइन है कि अलोंग एक्स एक्सिस जो रोटेशन है वो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा है। अलोंग एक्स एक्सिस आप वेक्टर को इस तरीके से रोटेट करेंगे। ये असल में पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदला गया। इसी तरीके से वाई जो कोऑर्डिनेट है उसको इस तरीके से रोटेट करेंगे और जी जो है वो फिक्स रहेगा। तो आप देखें कि यहाँ पर कोई भी वेक्टर जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो जो भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा वहां पे जी कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो उस ये जैसे ये कोई भी वेक्टर अगर ले आप एक्स वाई प्लेन में तो उसमें क्या है, ये कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो हम W जो है उसको ऐसी सबस्पेस कहते हैं जो कि ये W जो है वो एक्स वाई प्लेन है। तो अब देखें इस पे अगर आप T जो है वो ऑपरेट करें, तो जब T ऑपरेट करेंगे तो W रिमेन्स इन W अंडर द मैपिंग T, बिकॉज कि जब आप इस पे अप्लाई करते हैं तो z कोऑर्डिनेट तो पहले ही जीरो है इसको, तो अंडर दिस मैपिंग z कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है। तो इट मीन जब आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से लेंगे T अप्लाई करेंगे तो z कोऑर्डिनेट जीरो ही रहेगा। अगर z कोऑर्डिनेट जीरो है तो इट मीन आप एक्स वाई प्लेन में ही। तो इस वजह से W जो है वो T इनवेरिएंट है यहाँ पर। और इसी तरीके से जो U है, U इज हमने सब स्पेस ली है जो कि एक्स जी प्लेन है। तो ये जो हमारे पास U है ये भी इनवेरिएंट रहेगा अंडर T। तो Z एक्सिस U इज Z एक्सिस जो है ये इनवेरिएंट है। ये हमारे पास Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस, तो U जो है उसे हम Z एक्सिस कह रहे हैं, तो ये भी इनवेरिएंट रहेगा क्योंकि इस लाइन पर x और y कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। तो जब आप इस पे T अप्लाई करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट भी जीरो है, ये कोऑर्डिनेट भी जीरो है, तो आप दोबारा उसी लाइन पे रहेंगे। तो इट मीन के जो लाइन है Z एक्सिस वो भी T इनवेरिएंट रहेगी। इसी तरीके से द रिस्ट्रिक्शन ऑफ T टू W रोटेट्स ईच वेक्टर अबाउट द ओरिजिन एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ T टू U इज द आइडेंटिटी मैप। तो ये इस वजह से खैर सिंपल रीजन क्या है कि Z एक्सिस है तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो, तो इस वजह से जब आप T अप्लाई करेंगे तो इन पे वो ये कोऑर्डिनेट अगेन जीरो रहेंगे। दीज आर दी कन्वर्जन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से नॉन जीरो आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर T may be characterized as generator of T invariant one dimensional space। सपोज के अब देखें कि हमने आइगन वैल्यूज पढ़ी हुई हैं कि ये सपोज के V से V जो है ये T एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम V टू V, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो जो है लीनियर ऑपरेटर की हमने डिफाइन की हुई हैं। और आइगन वेक्टर क्या होगा, ये V सपोज के आइगन वेक्टर है, तो W जो है वो स्पेस है which consist of all the eigenvectors। तो W is equal to K into V। रिमेंबर के लैम्डा आइगन वैल्यू होती है कि अगर TFV जो है वो इक्वल टू लैम्डा V। तो ये जो हमारे पास W है, द वन डायमेंशनल सबस्पेस जनरेटेड बाय V इज इनवेरिएंट अंडर T। तो ये भी अंडर T इनवेरिएंट, T इज अ लीनियर ऑपरेटर रिमेंबर। तो आप ये क्यों है, ये T इनवेरिएंट क्यों रहेगी, बिकॉज इस पे आप T अप्लाई करें तो ये W का ही सबसेट रहेगा। आप यहाँ पे इसे प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ से कोई भी हमने प्रूव क्या करना है कि T ऑफ W इज अ सबसेट ऑफ W। तो W में से कोई भी एलिमेंट ले तो वो किस फॉर्म का होगा, K इंटू V। तो ये K इंटू V, इस पे आपने T अप्लाई किया क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो से आप K जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो K इंटू टी वी लिख सकते हैं। अब T ऑफ V को आप लेमडा इंटू वी लिख सकते हैं बिकॉज लेमडा इज एन आइगन वैल्यू। तो ये T ऑफ V की डेफिनेशन आपने पुट कर दी, तो इसको हम लिख सकते हैं K इंटू लेमडा इंटू वी।
अब k भी एक स्केलर है, लैम्डा भी एक स्केलर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन एक स्केलर आएगा, और इस तरह के जितने भी एलिमेंट है वो w में, तो ये किसका सब बिलोंग करेगा, w का। इट मीन कि ये जो एलिमेंट है t ऑफ k v, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ w, और ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया हुआ था w का, इट मीन कि t ऑफ w इज अ सबसेट ऑफ w। और इसी तरीके से कॉन्वर्सली अगर आपके पास कोई सबस्पेस U हो जिसकी डायमेंशन 1 है, डायमेंशन 1 का मतलब कि एक एलिमेंट से उसे जनरेट किया जा सकता है, और वो एलिमेंट दायरा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो क्योंकि डायमेंशन 1 है तो U, सपोज कि एक नॉन जीरो एलिमेंट U जो है वो इस स्पेस को जनरेट कर रहा है, तो then T of U will belongs to U, and so T of U because and U is invariant under T, so then T of U belongs to U, and so T of U is a multiple of U, that is T of U is equal to multiple, hence U is an eigenvector of T। देखिए, जब आपके पास डायमेंशन U हो और हमें पता हो कि उस स्पेस जो है वो T इनवेरिएंट है, तो फिर क्या मतलब है इसका कि T of U जो है वो U का ही एलिमेंट है। तो क्योंकि ये एलिमेंट U का है और U जो है वो वन डायमेंशनल है, और उसका जनरेटर जो है उसे उसको हमने स्मॉल u कहा हुआ है, तो फिर T of U क्या होगा, विल बी अ मल्टीपल ऑफ U। डेफिनेशन स्पैनिंग सेट U स्पैन्स V, तो इसका मतलब U का हर एलिमेंट जो है उससे इस स्मॉल u के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हाँ, क्योंकि ये T इनवेरिएंट है तो T ऑफ U भी इसका एलिमेंट है, इट मीन T ऑफ U इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U का मतलब उसका मल्टीपल है, तो इट मीन के ये उसका आइगन वेक्टर है। तो इस बी पार्ट में हमने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास T जो है वो T इनवेरिएंट सबस्पेस हो, वन डायमेंशनल हो, तो फिर जो वेक्टर U है वो आइगन वेक्टर होगा T, और इस तरीके से कॉन्वर्सली अगर U एक आइगन वेक्टर हो T का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक वन डायमेंशनल स्पेस मिल जाएगी जो कि उस वेक्टर U से जनरेट करेगी, और वो T इनवेरिएंट। इसके बाद है इनवेरिएंट डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन। A vector space V is termed the direct sum of subspaces Wi's, written as this if every vector V can be written uniquely in the form of this। तो और इसी तरह से कॉन्वर्सली ये थ्योरम हमें बता रहा है कि अगर Wi सबस्पेसेस हो तो B1 जो है वो W1 की बेसिस है, B2 W2 की सब बेसिस है, तो उस केस में V जो है वो डायरेक्ट सम होगा Wi का अगर जो यूनियन है वो बेसिस हो। देखिए अगेन ये चीज़ें थोड़ी सी हमने पहले जो है वो की हुई है अलजेब्रा 3 के भी सेक्शन में, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास देखें ये हमें कहा जा रहा है कि ये V एक वेक्टर स्पेस है, तो V जो है उसे हम कहेंगे कि वो डायरेक्ट सम है। सपोज कि ये हमारे पास दो सब स्पेसिस है W1 W2, W1 और W2 जो है वो सब स्पेसिस है, तो हम कहेंगे V इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 अगर V का हर एलिमेंट उसे W के एलिमेंट्स के यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकें, तो हर एलिमेंट जो है उसे यूनिक वे से लिख सके। तो ये यूनिक रिप्रेजेंट है। यूनिक का मतलब कि कोई और वे नहीं है, अगर कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए ना, ये आपके पास अगर वेक्टर ये एलिमेंट 3 है, तो एलिमेंट 3 को आप लिख सकते हैं 1+2, आप इसको लिख सकते हैं 2+1, आप इसको लिख सकते हैं 3+0, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 0+3। तो इट मीन कि ये 3 को लिखने का ये यूनिक वे नहीं है, आप इसको डिफरेंट वे, इस तरह 4 है तो उसे आप लिख सकते हैं 2+2, इसी तरीके से इसे 1+3 लिख सकते हैं। तो ये जहाँ पर जब हम कहते हैं कि इसका हर एलिमेंट जो है बी का हर एलिमेंट की यूनिक रिप्रेजेंटेशन, दो चीजें, एक तो हर एलिमेंट को W1 और W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू W1
और ये एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू W2। दूसरी चीज क्या है कि वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, तो उस वक्त फिर हम कहेंगे कि V जो है वो W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। और इसी तरीके से इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं WIs में। इसके बाद जो थ्योरम जो स्टेट किया गया है उसमें हमें बताया गया है कि अगर V जो है ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि आपके पास R सब स्पेसिस है एंड सो ऑन, तो V जो है वो R सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम कब होगा कि अगर अब देखें W1, W2 एंड WR आर ऑल सब स्पेसिस ऑफ V। सब स्पेसिस है, V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर से स्पेस है, ये भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो फिर WI 1 की भी बेसिस होगी, W2 की भी बेसिस होगी, WR की भी बेसिस होगी। तो थ्योरम हमें ये बताता है कि V जो है वो डायरेक्ट सम होगा WI का इफ एंड ओनली इफ V is equal to this if and only if कि हमारे पास ये जो B है, B which is the union of all the bases is basis of V। फिर B1 क्या है, B1 इसकी बेसिस है, B2 जो है W2 की बेसिस है, BR जो है WR की बेसिस है। तो ये तरीका है कि अगर आपने ये चेक करना है कि V जो है वो डायरेक्ट सम है, तो उसके लिए सम टाइम ये जो है इसको प्रूव करना मुश्किल है। तो आपके पास अगर बेसिस है तो आप चेक करें इन बेसिस की यूनियन जो है क्या वो वेक्टर स्पेस V को जनरेट की भी बेसिस है, अगर होगा तो हम कहेंगे वो डायरेक्ट सम है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जांपल को इस तरीके से समझते हैं कि अगर हमारे पास ये W जो है ये आपके पास एक सब स्पेस है X0 where X belongs to R, तो ऑब्वियसली ये जो है ये R स्क्वायर का सबसेट है। इसी तरीके से मैं W2 लेता हूँ 0xy ले ले तो वेयर y बिलोंग्स टू R। अब ये जो सब स्पेस है ये भी R स्क्वायर का सब स्पेस है। तो अब अगर W1 सब स्पेस है तो W1 की बेसिस क्या है, तो बेसिस का मतलब क्या है कि ऐसा सेट ढूंढे जो कि स्पैनिंग सेट है। तो ये W1 को अगर आप देखें, अगर यहाँ से X कॉमन निकाल लें तो ये 1 0 की मदद से आप सारे के सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हो और एक एलिमेंट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इट मीन कि ये B1 जो है वो W1 की बेसिस है। इसी तरीके से B2 जो है वो आपके पास, अब देखें ये 0y, इसमें से y कॉमन निकालें तो आपके पास क्या बचेगा 0 1। इट मीन कि W2 जो है वो जनरेट हो रही है इस वेक्टर से और एक वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब B2 जो है B2 जो है वो W2 की बेसिस है। अब अगर आप इनकी यूनियन निकाल लें तो यूनियन जो है 1 0 ये 0 1 के इक्वल है। अब अगर तो ये यूनियन वेक्टर्स आर स्क्वायर, अब हमारे पास जो V है वो R स्क्वायर है, तो अगर तो ये जो सेट है ये R स्क्वायर की बेसिस है तो हम कहेंगे कि V ये जो R स्क्वायर है ये W1 और W2 की सब स्पेस है। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि ये जो सेट B हमने लिखा है दिस इज B, तो ये B जो है दिस इज बेसिस ऑफ R स्क्वायर। तो इट मीन कि ये जो R स्क्वायर है दिस इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो ये डायरेक्ट रिजल्ट है थ्योरम जिसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि सब स्पेसिस जो है वो वेक्टर स्पेस की डायरेक्ट सम में कब लिखी जा सकती हैं। तो अगेन बैक टू आवर स्लाइड्स। तो अगेन ये एक और एग्जांपल है, इसकी मदद से इसको बताया गया है किस तरीके से अब इसी यहीं पर यही जो सब स्पेसीज हैं इन्हीं सब स्पेसीज को अब अगर हम कर दे चेंज कर दें, दीज आर दी ऑर्डिनरी सब स्पेसीज। अब अगर हम इनको टी इनवेरिएंट सब स्पेसीज कह दें तो सपोज टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है और V जो है वो टी इनवेरिएंट सब स्पेसीज जो है WIs
के डायरेक्ट सम है, तो इट मीन के v विल बी दी, तो दो चीजें कि v जो है वो इन wi का डायरेक्ट सम भी है, और ये सारी की सारी सब स्पेसिस टी इनवेरिएंट। टी इनवेरिएंट का मतलब टी ऑफ w1 का सबसेट है, टी ऑफ w2 का सबसेट है, एंड सो ऑन। अब हम इसको डीकम्पोज करते हैं कि टी क्योंकि लीनियर ऑपरेटर, अब देखें w1 v1 का सबसेट, v का सबसेट है, तो हम t की रिस्ट्रिक्शन लेते हैं v1, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, डिनोट्स द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी टू wi। तो ये आई होप सो कि आप लोग इससे फेमिलियर होंगे। तो खैर मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कि ये असल में ये आपके पास ये v है, v से v ये t है। अब इसका ये सब स्पेसिस है, उनमें से एक जो है वो w1 है, इसी तरह यहाँ पे w2 है, सो ऑन। तो जब हम रिस्ट्रिक्शन कह रहे हैं तो अब इट मीन कि हम t जो है उसके t को t जो था v से v तक का लीनियर ऑपरेटर है। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब अब आप सिर्फ t को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस सेट पर। तो t1 का मतलब क्या है कि ये आप रिस्ट्रिक्ट कर है, ये वही तरह उसी तरीके से ये w1 से ये आपके पास इसका इमेज w1 ही रहेगा, क्योंकि t जो है वो लीनियर ऑपरेटर जो है वो, तो ये t1 रिस्ट्रिक्शन ले रहे हैं, इसको अप्लाई उसी तरीके से करेंगे। तो t1 जब हम ले रहे हैं किसी एलिमेंट का इमेज, तो असल में हम वही कर रहे हैं। तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है। तो खैर दोबारा अगर हम स्लाइड्स पर आए, तो ये टी आई डिनोट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी टू w1। t1 जो है वो w1 तो रिस्ट्रिक्शन है, तो हम कहेंगे t इज सेड टू बी डीकम्पोजेबल इनटू द ऑपरेटर ti। आर टी सेट टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ टी आई। तो टी जो है वो t1 ti एंड tr का डायरेक्ट सम है। Also the subspecies are said to reduce tr to form a t invariant direct sum decomposition of v। तो हम इसे कहेंगे कि ये डायरेक्ट सम डीकम्पोजिशन है। ये डेफिनेशन है हमारे पास। तो हमारे v अगेन v अगर वेक्टर स्पेस है, t लीनियर ऑपरेटर है, तो हम कहेंगे कि v wi का डायरेक्ट सम है। इनवेरिएंट डायरेक्ट सम होगा कि अगर t जो है वो हर wi को wi में कंटेन करे। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि w1 t को की रिस्ट्रिक्शन इन w1 जो है वो t1 है, इन w2 t2 एंड सो ऑन। इसका मतलब t को डीकम्पोज कर रहे हैं ti ऑपरेटर्स में, आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये जो सब स्पेसिस है wi reduce t are to form a t invariant direct sum decomposition of v। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास दो सब स्पेसिस है, एक u है एक w है, और ये t ऑपरेटर है v से v तक। u की डायमेंशन 2 है और w की डायमेंशन 3 है। इट मीन के u की बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे, w की बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे। तो ये दिए गए हैं u1 u2 इज द बेसिस ऑफ u एंड these आर द बेसिस ऑफ। तो it mean कि T1 and T2 denote the restriction of T to U and W। According to this, T linear operator है V से V, तो V का सबसेट है U और W, तो उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है U तक उसको हम T1 कह रहे हैं, और W1 जो है से रिस्ट्रिक्शन जो है उसे T2 कह रहे हैं। तो T1 of U1 जो है वो किसके इक्वल होगा? वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है, क्योंकि ये UI बेसिस है, कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसे बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से U2 जो है उसका इमेज जो है वो अगेन क्योंकि U में ही है और U के एलिमेंट जो है वो U1 U2 से जनरेट हो रहे हैं, तो ये इसके बेसिस में है। इसी तरह से T2 को भी WIs के एलिमेंट को हम WI के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है T1 और T2, ये बेसिस के एलिमेंट को हमने डीकम्पोज कर लिया। अब यहाँ से आप इनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखें, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने सीखी हुई है। तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसके कोएफिशिएंट जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये A11 A12 A21 इसी तरीके से T2 जो है इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगी।
तो ये T1 और T2 की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर आप T की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो T की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? T जो है वो U1 और T1 और T2 की डीकम्पोजिशन है। मतलब अगर आप T ऑफ U1 निकाल रहे हैं तो इट मीन के T ऑफ U1 इज इक्वल टू T1 ऑफ U1। तो ये क्या होगा, A11 U1 प्लस A12 U2, और बाकी ये जो एलिमेंट है W1, देखें ये जो हमने पिछले रिजल्ट में पढ़ा हुआ है कि ये बेसिस है V1 की, ये बेसिस है V, ये बेसिस है U की, ये बेसिस है W की, तो इनकी यूनियन V की बेसिस है। तो अब हमारे पास जो V की बेसिस है उसमें 5 एलिमेंट है। तो अब इनके जब आप निकालेंगे इमेजेस, तो जैसे अगर T ऑफ U1 का इमेज निकालें तो दिस इज इक्वल टू T1 ऑफ U1, तो ये इसके इक्वल आएगा, और बाकी जो एलिमेंट है W1 W2 W3 वो उनके इमेजेस जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2 प्लस 0 इंटू W3 इन T, जब आप T का निकालें। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही, जब यहाँ पर निकालेंगे W1 का इमेज तो T ऑफ W1 इज इक्वल टू T2 ऑफ W1। तो यहाँ पर असल में फिर क्या लिखा होगा, 0 ऑफ U1 प्लस 0 ऑफ U2। तो आप T का जब आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे तो फिर क्या होगा कि ये आपके पास यही मैट्रिक्स आ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट जीरो आ जाए, ये क्योंकि यहाँ पर W1 W2 और W3 जो है उनके कोएफिशिएंट जीरो, तो ये जीरो आ जाए। और इसी तरीके से यहाँ पर भी, क्योंकि U1 U2 के कोएफिशिएंट जीरो है तो ये भी जीरो आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स भी ये है। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, और ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास आता है, और इसी तरीके से आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर तो दो थी, सब स्पेसिस दो से ज्यादा हो तो इसी तरीके से ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो बनता जाए। और आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं। इस रिजल्ट को प्रूफ नहीं हम करेंगे, लेकिन इसी एग्जांपल को जनरलाइज किया हुआ है कि यहाँ पर आपके पास दो सब स्पेसिस है, अगर ये ज्यादा हो WI सब स्पेसिस हो और हर एक की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको पता हो, AI इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ T टू W। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट सम ऑफ T इनवेरिएंट सब स्पेसिस हैं, तो T1 क्या है, W1 की भी बेसिस आपके पास मौजूद है, W2 की भी, WR की भी, और T1 की आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट की, उसका नाम A1 रख दिया, T2 की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को A2 कह दिया। तो इनकी मदद से जब आप T की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लेंगे तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि जब हम T की निकालते हैं तो वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एक डायगोनल मैट्रिक्स आता है, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल ब्लॉक्स होंगे। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये आपने करनी है। उसके बाद ये प्राइमरी डीकम्पोजिशन है। मैंने बताया कि हम इसकी मदद से शुरू में कि हम डिफरेंट जो है वो करेक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट करेक्टराइजेशन है प्राइमरी डीकम्पोजिशन, कि अगर T आपके पास V से V पर एक लीनियर ऑपरेटर है, इज डीकम्पोजेबल इनटू ऑपरेटर्स हुज मिनिमल पॉलिनोमियल्स आर पावर ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू ऑब्टेन अ कैनोनिकल फॉर्म। तो प्राइमरी डीकम्पोजिशन थ्योरम क्या है कि T हमारे पास V से V एक लीनियर ऑपरेटर है विद मिनिमल पॉलिनोमियल, ये उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है, वेयर FIT क्या है, आर डिस्टिंक्ट मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। F1 FI ऑफ T आर डिस्टिंक्ट मोनिक, मोनिक का मतलब कि उनके जो लीडिंग कोफिशिएंट है 1, इररिड्यूसिबल का मतलब उनको अब मजीद रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो देन, तो इस केस में V is the direct sum of the invariant subspaces WI, W1 up to so on WR, where WI is the kernel of FI of T and I। तो W1 जो है ये आपके पास जो ऑपरेटर F1 of T N1 है, इसका ये कर्नल है। तो इसी तरीके से W, तो ये सब स्पेसीज हमने डिफाइन की हुई हैं इन मोनिक पॉलिनोमियल की मदद से, कि ये आपके पास ये मिनिमल पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा हुआ है F1 of T रेज टू पावर N1। तो आपने इस जो स्पेस हमने क्या बनाई है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ दिस फॉर्म, ये आपके पास F1 of T of N, देखिए यहाँ पर आप N1 को वेरी कर सकते हैं। तो ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये W1 इज अ सबस्पेस which is the kernel of this this kind of polynomial। तो हम जो है
हम कहेंगे कि ये जो एफ आई टी इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी इनटू डब्ल्यू। तो ये जो हमारे पास f1 है, दिस विल बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द t1 विच इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ t ऑन w1। इसी तरीके से ये f2 ऑफ t जो है ये मिनिमल पोलिनोमियल है, और ये असल में कैसे देखेंगे इसको, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ t ऑन w2। तो इस एग्जांपल से हम इसे आगे समझेंगे। तो ये इसको हम थ्योरम 10.9 और 10.9 से ये दोनों जो है वो सिमिलर है। अगर लीनियर ऑपरेटर is diagonalizable if and only if its minimal polynomial is the product of distinct linear polynomials। अब देखें इसी को प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम को यूज करते हुए ये हमने थ्योरम जो है वो किया है कि आपने शो करना है कि एक लीनियर ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल है, तो उसके लिए क्या देखना होगा कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर ऑफ पोलिनोमियल। तो अगर तो वो डिस्टिंक्ट लीनियर पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में होगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो है वो डायगोनलाइजेबल है। जैसे यहाँ पर ये मिनिमल पोलिनोमियल, ये जो आपके पास आ रहे हैं डिस्टिंक्ट लीनियर पोलिनोमियल आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो लीनियर ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल। इसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि हर लीनियर ऑपरेटर के कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होता है, तो अ मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पोलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर डिस्टिंक्ट लीनियर पोलिनोमियल। ये इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर व्हिच a cube is equal to I। Determine whether or not A is similar to a diagonal matrix if A is a matrix over the field R or the field of complex number। तो हमने ये देखना है कि क्या A similar to a diagonal matrix, तो हमें क्या देखना होगा, अगर तो उसका मिनिमल पोलिनोमियल है उसे डिस्टिंक्ट लीनियर पोलिनोमियल की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे कि A डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। तो हमें ये पता है कि A क्यूब इज इक्वल टू 1, और बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें पता है कि a इज द जीरो ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो है वो t क्यूब माइनस 1 है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं तो t क्यूब माइनस 1 के ये फैक्टर्स हैं। तो इट मीन के मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a कैन नॉट बी t माइनस 1, क्योंकि अगर ये t माइनस 1 हो तो इसका मतलब a की वैल्यू i आ जाएगी। इसका मतलब हमारा जो मिनिमल पोलिनोमियल है यहाँ वो t क्यूब माइनस 1 है या फिर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है। तो अगर तो ये कोफिशिएंट रियल नंबर्स हैं तो अब देखिए आप इनको फर्दर जो है इसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इट मीन कि ये जो है इस तरह से अगर टी क्यूब माइनस 1 हो तो उससे भी आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इट मीन के टी क्यूब माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं और इसके बाद ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। इट मीन के ये जो है ये भी लीनियर फैक्टर्स में नहीं लिखा जा सकता और ये भी लीनियर फैक्टर्स में नहीं लिखा जा सकता। तो इट मीन के ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर। लेकिन दूसरे अगर हम ये ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमें पता है कि हर पोलिनोमियल की रूट होती है, तो उसको लीनियर, इसको हम लिख सकते हैं लीनियर फैक्टर में। तो दिस मीन के ये जो मिनिमल पोलिनोमियल है ओवर सी इसे डिस्टिंक्ट लीनियर ऑपरेटर्स डिस्टिंक्ट लीनियर पोलिनोमियल में लिखा जा सकता है। तो ये मैट्रिक्स ए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दिस इज डायगोनलाइजेबल इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड, लेकिन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर ये नहीं है। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज अगर रियल नंबर लेंगे तो फिर ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, लेकिन अगर इसकी एंट्रीज सी से लेंगे तो फिर ये डायगोनलाइजेबल है। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है उसकी अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी। हमारा जो जो सिलेबस है वो इसी लेक्चर तक है। हम जो है वो एग्ज़ाम जो है वो आपका मैंने पहले भी बताया था, वो आज तक जितने हमने किए हैं तो 5 क्वेश्चन होंगे आपके और इक्वली होंगे उसमें कोई थ्योरम्स नहीं होंगे क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। एक्सरसाइजेज होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 10.3 है तो इसी से मिलती जुलती आपको कहा जाए कि जी बताएं कि ये जो मैट्रिक्स है क्या ये सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स है।
तो आपको ये स्टेट आपके सामने होंगी, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, आपके सामने स्लाइड्स होंगी, आप देखें ये इस एक्सरसाइज को मैं किस रिजल्ट को यूज करते हुए सॉल्व करूं। इसी तरीके से ये देखना हो कि ये टी इनवेरिएंट सब स्पेसीज है तो उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको टेक्निक बताई गई है, लेकिन एग्जाम जो है वो आपका ओपन बुक एग्जाम ही होगा। तो अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, यू आर ऑल वेलकम। तो आज के लिए यही है।